तो आज अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। सर्किट डायग्राम, हाँ तो उसमें रियोस्टेट और रेजिस्टेंस में, हाँ रियोस्टेट होगा ना वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला, उसमें एक स्लाइडर होगा जो रेजिस्टेंस चेंज करने वाला, कुछ इस टाइप का होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके, हाँ ऐसे स्टैंड होगा, ठीक है, ये ऐसे करके इस टाइप का, ठीक है। उसमें एक स्लाइडर होगा, ठीक है, जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा भाई, स्टार्टिंग जो है जीरो रेजिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली वायर है, ठीक है, डायरेक्टली वायर जीरो रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे जैसे तुम इसको मूव करते रहोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ, हाँ हाँ, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे तुम इधर मूव करते रहोगे तो कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टेंस इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। एक पॉइंट पे आके यहाँ पे एंड पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो जितना भी वायर का रेजिस्टेंस होगा, इसको एक एज द रियोस्टेट दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल कॉइल वाला हो गया, एक वैसे भी होता है कि जो बटन वाला होता है, जिसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो कि अभी 10 ओम का है, अभी 10 ओम का है, अभी कितना हो गया 100 ओम का हो गया, अभी कितना हो गया 200 ओम का हो गया, अभी 400 ओम का हो गया, ऐसे सर्कुलर में एक बटन टाइप भी होते हैं, ठीक है। हाँ ये रीडिंग आई होगी वाली कि 0.1 एम्पेयर में, नहीं 0.1 वोल्ट के ऊपर 0.1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस उस टाइम पे तुमने कांस्टेंट रखा होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे रेसिस्टेंस तुमने कांस्टेंट रखा होगा, तुमने क्या किया होगा, वी को चेंज करते रहे होगे, करंट चेंज होता गया होगा, वी को चेंज करते गए करंट चेंज होता रहे। हाँ तो दो तरीके होते हैं ना, भी हम आज हम ओम्स लॉ करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे तो भी करंट चेंज होगा, तुम रेसिस्टेंस को चेंज करोगे तो भी करंट चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दो तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना अपने आप, क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा। वैसे ही अगर हम करंट को, सॉरी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो भी करंट चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है वाली, ठीक है। तो वो चीज ओम्स लॉ के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल में भाई आता ही है मजा। हाँ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है। हाँ तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो केमिस्ट्री में बहुत मजा आता है, प्रैक्टिकल में फिजिक्स में तो आता ही आता है, फिजिक्स को तो अलग ही है, ठीक है। हमने एमीटर की बात कर ली थी, वोल्टमीटर की बात कर ली थी, ठीक है। वोल्टमीटर को देख लिया था कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। वोल्टमीटर कहां कनेक्ट होता है, सीरीज, पैरेलल। वोल्टमीटर कहां कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। हाँ, तो पहले पैरेलल बोलते फिर दोबारा भी पैरेलल ही बोलना था ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, तो जो वोल्ट मीटर होगा कहां कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, किस चीज की, नहीं आंसर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अगर समझ में आ गया तो आंसर आ जाएंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इस बार तुम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है, वही आना चाहिए भाई। अगर तुम्हें ये आ गया कि रीडिंग्स निकालते कैसे हो, मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना तो मतलब तुम्हारे पास नॉलेज तो होगी। ऐसे ही होता है भाई प्रैक्टिकल। हाँ 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 हाँ, ठीक है, कामचोर बच्चे हो तुम, है ना, ठीक है। ये भाई सर्किट डायग्राम दिख रही है कि वोल्टमीटर कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो एमीटर होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है, जो एमीटर होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर कहाँ कनेक्ट होएगा, सीरीज में कनेक्ट होएगा, ठीक है। वोल्टमीटर कनेक्ट होएगा पैरेलल के अंदर, एमीटर कनेक्ट होएगा सीरीज के अंदर। अब अगर ये वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो इनके भी तो कुछ होंगे। हाँ रेजिस्टेंस होता है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो लास्ट क्लास में एब्सेंट था ना, हाँ हाँ,
लास्ट क्लास में, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, रेसिस्टेंस होता क्या है, मान लो एक वायर है, ये रही हमारी वायर, ठीक है। अब ये वायर है, इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे, ठीक है। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे इसके अंदर आराम से, तो इनको रेसिस्ट करने की टेंडेंसी हर एक मटेरियल की अलग अलग होगी। तो यानी कि टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इज रेसिस्टेंस। हर एक वायर, या मैंने बोल दिया कि कॉपर है, एल्यूमिनियम या फिर कोई और अलग मटेरियल है, तो उसके अंदर से जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो उसकी, उस मटेरियल की खुद की एक एबिलिटी होगी क्या करने की, उस चार्ज को रोकने की, और फ्लो करवाने की भी एक अलग एबिलिटी होगी, ठीक है। तो यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर मैं बोलूं कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसको रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज फ्लो कर उसको रोकने की कितनी एबिलिटी है, उसको हम रेसिस्टेंस बोल देते हैं। हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है, समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूं और एमीटर की बात करूं, इनके भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस तो होंगे ही, इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे, ठीक है। अब ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट है, तो यानी कि जब यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, उसके सामने दो रास्ते आएंगे, उसके सामने दो रास्ते आएंगे कि भाई या तो ये वाला रास्ता फॉलो करे या तो ये वाला रास्ता फॉलो करे, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, देखते हैं किसके पास जाएगा, ठीक है। उसको जाना किसके पास चाहिए भाई, रेसिस्टेंस क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहां पे लगे हुए हैं वो सब रेसिस्टेंस है। कोई भी सर्किट हमने अगर बनाया है तो हमें क्या चाहिए कि रेसिस्टेंस वर्क करे। अगर मैंने फैन लगाया, कनेक्ट किया, तो रेसिस्टेंस वर्क करना चाहिए ना, फैन वर्क करना चाहिए, तभी तो इसको कनेक्ट किया गया। एसी कनेक्ट किया मतलब वर्क करने के लिए तो कनेक्ट किया गया, ऐसा थोड़ी कि कनेक्ट कर दिया लेकिन ऑन कर रहे हैं, ऑन ही काम ही नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके सामने, करंट के सामने दो रास्ते दिखे इसको, जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, इसके सामने दो रास्ते दिखे, तो कौन सा वाला रास्ता फॉलो करेगा, ये आसान वाला कि मुश्किल वाला, आसान वाला, ठीक है। तो यानी कि इसका भी रेसिस्टेंस होगा, इसका भी रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस होता क्या है, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट को रोकता है कौन, रेसिस्टेंस। करंट को रोकता है कौन, रेसिस्टेंस। अब अगर करंट को ये रोकेगा, ठीक है, तो यानी कि ये भी करंट को रोकेगा, इसका भी अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो मुझे करंट फ्लो किस में से करवाना है, रेसिस्टेंस में से फ्लो करवाना है। तो यानी कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, क्यों, किस में से फ्लो करवाना है हमें रेसिस्टेंस में से फ्लो करवाना है करंट को। भाई हमें क्या चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट हुआ है वो वर्क करे। हमें वोल्टमीटर से अगर हमने करंट फ्लो करवा दिया तो ये तो काम ही नहीं करेगा रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर को हाँ हटा तो सकते हैं इसे, लेकिन हमें तो भी मेजर करना है ना कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमें तो मेजर तो करना ही ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वो मेजर कर लेगा, लेकिन हमें इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करवाना। तो करंट फ्लो नहीं करवाने के लिए मुझे रेसिस्टेंस इसका हाई चाहिए कि लो चाहिए, करंट फ्लो नहीं करवाना तो रेसिस्टेंस हाई चाहिए कि लो चाहिए, हाई रेसिस्टेंस चाहिएगा। भाई हाई अगर रेसिस्टेंस होगा तो चार्ज को रेसिस्ट कर देगा वो, अगर इसका रेसिस्टेंस हाई हुआ तो चार्ज को रेसिस्ट कर देगा, और चार्ज को अगर रेसिस्ट कर दे तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज ही फ्लो नहीं किया तो करंट जाएगा नहीं इसके अंदर से, तो करंट जाएगा नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि सारा करंट कहां से जाएगा, रेसिस्टेंस के अंदर से जाएगा। ये समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो यानी कि जो वोल्टमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई, हाई रेसिस्टेंस होता है इसका बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इसका, तो इसके सामने दो रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता मिलेगा, एक ये वाला रास्ता मिलेगा, तो कौन सा फॉलो करेगा वो, नीचे वाला, क्योंकि वहां का रेसिस्टेंस लो होगा। इसका तो बहुत ज्यादा होता है ना रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रुकावट है, यहाँ तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, ठीक है। तो क्या नहीं, नॉर्मल सर्किट क्या होते हैं कि जब मैंने सर्किट बनाया है तो कुछ ना कुछ वर्क करवाने के लिए तो सर्किट बनाया होगा, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी को और कुछ लगाया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता ना, कुछ ना कुछ बीच में कनेक्शन तो लगाते हैं कि एलईडी लगा है। नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बढ़ सकती है नहीं वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन हमें इसमें बांटनी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस को कंप्लीटली वर्क करवाना। हमें केवल वोल्टमीटर इसलिए कनेक्ट किया है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए, केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए, हमें करंट फ्लो करवाना ही नहीं है। तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा हाई रख दिया, जिससे क्या हुआ, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट सारा यहां से फ्लो करेगा। समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अगर मैं एमीटर की बात, करंट के सामने बस रास्ते होंगे, करंट फ्लो करता रहेगा, करंट देखेगा कि मेरे सामने हिंड्रेंस कहां पे कम है, जहां पे हिंड्रेंस कम होगी वहां से क्या होएगा, करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा।
जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो वहां पे मुश्किल से करंट फ्लो करेगा। अगर मैं, हाँ बिल्कुल दोनों रास्ते पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा रुकावट है, इतनी ज्यादा हिंड्रेंस है कि फ्लो ही नहीं कर पाएगा करंट। नहीं नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा ना, तो यहां तक जाकर रुक जाएगा, बस खत्म। ठीक है ना, उसको रास्ता दिखेगा ही नहीं आगे जाने का। भाई तुम अगर किसी पाथ पे जाते हो, तुम अगर रास्ता बंद दिख गया, तुम क्या करोगे, उसको तोड़ के थोड़ी निकलोगे। अगर मान लो थोड़ी झाड़ियां वाड़ी हैं तो तुम उसको हटा के निकल सकते हो, थोड़ी बहुत हिंड्रेंस है तुम उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा कि पहाड़ आ गया, पूरी बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, तुम क्या करोगे, दूसरा रास्ता ही तो लोगे। या वो जो होता है, कौन था, दशरथ माझी, हाँ मूवी देखी, पता तो होगी कहानी, क्या करता है वो, तो पहाड़ को ही तोड़ देता है। कोई नहीं, तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तोड़ सकते हो। बोल भी कौन रहा है? बोल भी कौन रहा है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ 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 हाँ, पीवीसी बोलते हैं उसे। अच्छा ठीक है। हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ बड़ा मजा आता था। अब कहीं वहाँ पे तुम्हारा तो डीसी होता होगा, कहीं वहाँ पे एसी हो, फिर बच्चा चिपक जाएगा उसी पे ही। ठीक है। हाँ, अच्छा खासा झटका लगेगा ना उसे। एक ही बार कर पाओगे, फिर दोबारा नहीं कर पाओगे तुम उसे। ठीक है। ठीक है। खून पी सकता है। हाँ हाँ, वो तो टेस्ट करके देख सकते हैं, यहीं पे सर्किट। ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं, किसने टेस्ट थोड़ी किया कि ऐसे कितना खून पी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कैसे टेस्ट करेंगे। हमें ये पता है कि भाई जब हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो हीट रिलीज भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसी वजह से क्या बोलते हैं हम कि खून धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। जैसे गर्मी और सर्दी आती है, गर्मियों में क्या आता है, कुछ आता तो होगा, पसीना आता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है। सर्दियों में क्या होती है, शिवरिंग होती है, कांपते हो ना तुम। ठीक है, रीजन पता है इसके पीछे, रीजन होता है ना इसके पीछे। भाई सर्दियों में पसीना और गर्मियों में शिवरिंग क्यों नहीं होती, हमारे ब्रेन को सब पता होता है। टेम्परेचर क्या, क्यों करेगी, बॉडी क्यों स्वेट करेगी, कोई रीजन तो होगा ना, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तुम्हारी बॉडी में पसीना आ रहा है, क्यों भाई, शिवर क्यों नहीं कर रही, टेम्परेचर बढ़ने में शिवर कर लो, कांपने लग जाओ, और जब ठंड लगे तो पसीना लाओ। कोई रीजन तो होगा ना, बिना किसी लॉजिक के तो कुछ होता नहीं। क्या कर देता, उल्टा कर देता, उल्टा कर देता तो फिर और ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है भाई, जब स्वेटिंग आती है तो होता क्या है, हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया रीजन है भाई, मार्क्स पता है कितने मिलेंगे इस रीजन में, अगर मान लो, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, हाँ तो मार्क्स मिलेंगे -5, जीरो तो भाई बहुत ज्यादा नंबर हो गए, जीरो ज्यादा नंबर हो गए। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं आता, बेसिक से शुरू करो, उसको एक एक चीज समझाओ कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, किसकी बात माननी है? भाई आज के टाइम पे 100 से कुछ नहीं होएगा। हाँ कुछ 2-2 हजार करके तो मिल सकते हैं। नहीं नहीं, हर एक पेपर में 2-2 करके चिपका दो, हर पेपर में फुल नंबर मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, रीजन मैं पूछ रहा था कि गर्मी में पसीना क्यों आता है, गर्मियों में अगर तुम्हें स्वेटिंग होगी तो क्या होएगा, बाहर पसीना आएगा, तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, वाटर वाटर आ जाएगा, तो एयर आएगी। ठीक है, बॉडी से क्या होगा, एवेपोरेशन होगा, और हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो हमें क्या लगेगा, टेम्परेचर बॉडी का दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे तुम्हें गर्मी लगी, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हुआ, तुम्हें पसीना आया, पसीने से क्या हुआ, एवेपोरेशन हुई, एवेपोरेशन से तुम्हारी बॉडी दोबारा कूल हुई, टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो गया।
बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। तुम्हें ठंड लग रही है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तुम्हें ठंड लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तुम्हारी बॉडी शिवर करने लगी, वाइब्रेशंस इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो हीट एनर्जी जनरेट होगी ना, हीट बढ़ेगी, तो वाइब्रेशन से क्या होगी, हीट बढ़ेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करे तो बॉडी शिवर करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे गर्मी की वजह से तो स्वेटिंग लाके एवपोरेशन की वजह से, कूलिंग की वजह से क्या हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। तो रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वैसे अगर मैं एमीटर की बात करूं, अगर मैंने एमीटर में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो होगा क्या कि यहाँ पे इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, बेचारा जो करंट है, जो चार्ज है यहाँ से फ्लो करने की सोचा तो आगे इतना बड़ी उसको रुकावट मिल गई, आगे इतना ज्यादा हिंड्रेंस मिल गया, तो आगे फ्लो कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा ना। तो यानी कि एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ध्यान तो था ही नहीं, है ना, कहां ध्यान था, नॉर्मल नहीं, लो होना चाहिए। ठीक है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, उसका है और उसका लो मतलब, हाँ उसका हाई, उसका बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। हाँ, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इसी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होगा, तभी तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट तो यहीं रुक जाएगा ना। करंट रेजिस्टेंस को तुम मान लो एक तरीके से दीवार है, जितनी बड़ी दीवार उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा करंट को फ्लो करना। ठीक है, तो यानी कि यहां तो मुझे दीवार चाहिए ताकि करंट यहां से फ्लो ना करे, यहां मुझे दीवार अगर मैंने लगा दी तो यहां से तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट कहां से कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट भी तो करना है। हाँ पूछ, हाँ पूछ, हाँ हाँ, किससे पहले, ऐसे, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बोला रास्ता। अगर इसका रेसिस्टेंस हाई है तो, अगर रेसिस्टेंस लो है तो फिर तो दोनों उसके लिए बराबर ही है भाई। अगर तुमने इसमें से तुम अगर ऐसे वायर कनेक्ट, नहीं वायर का भी तो रेसिस्टेंस होता है, क्या वायर का रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस तो उसका भी होता ही है, वायर का खुद का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो जो रेसिस्टेंस इस वायर का होता है वही हम ये बोल देते कि एमीटर का रेसिस्टेंस है, दोनों बराबर रेसिस्टेंस है। ठीक है, हाँ अगर इसका रेसिस्टेंस हाई होता तो ये रास्ता फॉलो ये करता। ठीक है, कैसे, ऐसे मतलब कैसे, ऐसे, बात तो बराबर ही है, तुम ऐसे करो एक ही बात है। नहीं नहीं, एमीटर इसका, भाई अगर मान लो मैंने वायर ऐसे कनेक्ट कर भी दी तो इसके सामने तो दो ही रास्ते होंगे, एमीटर वाला और ये वाला भी, तो भी तो क्या ही फर्क पड़ेगा उसे, कौन सा छोटा रास्ता। हाँ ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा रास्ता पड़ेगा, कि ये वाला थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। जब इनका रेसिस्टेंस ही नेग्लिजिबल है तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी नेग्लिजिबल ही पड़ेगा। हाँ रेसिस्टेंस अगर इसका हाई होता तो ये वाला रास्ता फॉलो करता है, बिल्कुल करता। ठीक है ना, कोई डाउट, ठीक है समझ में आ रहा है पूरा या थोड़ा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी कि जो वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस क्यों हाई होता है उसका, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है उसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं, अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर, मैंने बोला ना रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, कितना हाई, इंफिनिटी। किनका रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, जब डिजाइन करेंगे तब उनको पता होता है ना कितना रेजिस्टेंस देना है, जनरली हाई रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है ना, हाँ एमीटर का लो होता है, नहीं हाई वाले का कोई लॉजिक नहीं है ना फिर। एक बात बताओ, तुम कोई अगर अप्लायंस बना रहे हो, अगर मैंने फैन बनाया हवा ना दे, बन तो सकता है ना, लेकिन हवा ना दे, कौन लेगा उस फैन को, कोई लेगा। एसी बनाया गर्म हवा दे, कोई फायदा है उसका, सर्दियों में बोल सकते हैं रूम हीटर, हाँ सर्दियों में, ठीक है मैं वैसे बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ फायदा होगा बिल्कुल। डिजाइन, किस चीज का डिजाइन, पंखे देखने जाओगे तुम शो पीस में। होता है कोई नहीं, घर पे रखने के पंखे को,
भाई तुम फैन लेके आओगे। नहीं नहीं, फैन लेके आए तुम और तुमने सजा दिया, ये हम फैन लेके आए थे, होगा कभी ऐसा? शो पीस के लिए दिखा दिया कि हाँ ये रहा फैन, ऐसा होता दिखता है फैन। हैं? यूएस में क्या करेंगे? हैं? पंखे होते ही नहीं ना वहां पे, जरूरत ही नहीं पंखे की। अच्छा तू कश्मीर में जाके बोलेगा मुझे पंखा लगाया ना घर के अंदर एक, तो कुछ कोई फायदा होगा उसका? बस फिर तो वही चीज यूएस में जाके होगी। ठीक है ना? तो अगर मैं आइडियल एमीटर की बात करूं, आइडियल एमीटर की बात करूं, तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? लो, कितना लो? थोड़ा कितना? मैंने जैसे इन्फिनिटी क्या होता है? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? कितना अनगिनत? अनकाउंटेबल नहीं है, समझ में आ गया ना? मतलब इतना ज्यादा, कितना ज्यादा पता नहीं, कितना ज्यादा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कितना पता ही नहीं। रेसिस्टेंस वेरी लो, कितना लो हो सकता है मैक्सिमम? लो। जीरो। टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इन्फिनिटी बहुत कम होता है ना। रेजिस्टेंस बहुत कम, कितना कम? इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। है? माइनस का मतलब पता क्या? भाई एक बात बता। नहीं माइनस में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आई चीज? ये चीज क्लियर हो गई कि वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो क्यों पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, और एमीटर अगर सीरीज में कनेक्ट होता है उसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। रीजन समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं। जनरली वर्ड यूज में यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा ही हाई होता है उसका। ठीक है, जनरली का मतलब होता है कोई ऐसे स्पेशल केस हो जिसके अंदर हम वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम रखें। भाई उसको मेजर करना है तो रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा ना तुम्हें, ताकि बाकी सर्किट भी वर्क करे। ठीक है, ओम्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया नोट्स हैं, इसको इसने दिखाए थे, बढ़िया नोट्स हैं। हैं? हाँ ठीक है। हाँ क्या डाउट था? क्या डाउट है? डाउट है ना कोई? डाउट ही भूल गई? था भी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, वर्क ही नहीं करेगा ना वो। भाई अगर रेजिस्टेंस इतना हाई होगा, तुमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, तभी तो मैंने बोला पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस तो भाई देख, वेरी हाई होना और हाई होने में डिफरेंस है। एसी और एलईडी दोनों ही एज द रेजिस्टेंस है। अब एक इतना ज्यादा करंट ले रहा है, एक इतना कम करंट ले रहा है, डिपेंड करता है दोनों में, एक का रेजिस्टेंस हाई, एक का रेजिस्टेंस कम है। बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, सीरीज पैरेलल का अभी नहीं आएगा। सीरीज मैं बताता हूँ तो क्या होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पैरेलल होएगा। वो जो सर्किट हमने बनाई है, तुमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस तो सर्किट का पार्ट है ना, रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हमने अभी देखा था, अब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में, ये पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। हाँ बिल्कुल काम करेगा ना। उल्टा का मतलब क्या होता है? तभी भी तो पैरेलल में रहेंगे। अगर तुमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, अभी भी तो पैरेलल में ही है ये। अभी भी तो क्या, यहाँ पे उसको दो रास्ते दिखे हैं करंट को, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, ये वाला रास्ता फॉलो करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस कैसा है? बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस है, तो क्या करेगा? यहाँ से करंट चल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है तुम ऊपर लगाओ नीचे लगाओ? समझ में आ गई चीजें? ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ओम्स लो देखते हैं। ओम्स लो क्या बोलता है? ओम्स लो बोलते हैं
क्या बोलता है? क्या कांस्टेंट? वी वी इज इक्वल टू आई आर कांस्टेंट। बहुत बढ़िया भाई, सिंपल सी चीज बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, एक वायर होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज होती है। अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो पोटेंशियल पे होगा। जैसे अब मैंने बोल दिया ऊपर पंखा चलता है, ठीक है, हाँ वो भी सोता है। ऊपर टंकी में पानी है, ठीक है, नीचे बकेट में पानी है, ठीक है। अब एक बात बता, टंकी से पानी बकेट में आ सकता है या बकेट से पानी टंकी में जा सकता है? अपने आप टंकी से बकेट में आ सकता है। तो टंकी क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल पे है। बकेट क्या? लो पोटेंशियल पे है। तो पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ रहा है। ऐसा तो नहीं है तुमने बकेट के अंदर टैप लगाया तो टैप से ऊपर टंकी में पानी पहुंच गया। पहुंच सकता है अगर मोटर लगा दे तो, लेकिन एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। मोटर इज एन एक्सटर्नल वर्क। तुम जबरदस्ती उसको ऊपर पुश कर रहे हो तब जाके ऊपर पानी पहुंच रहा है, लेकिन अपने आप तो नहीं पहुंच रहा। तो मतलब हाई पोटेंशियल पे कौन हुआ? टंकी वाला पानी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आती है। तो यहां पे भी दो पॉइंट होंगे, कोई एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल पे एग्जिस्ट करेगा, कोई एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये 6 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, ठीक है, 0 वोल्ट मतलब अर्थ, तुम ऐसे बनाते हो ना डायग्राम बैटरी की, इसका मतलब क्या होता है? जीरो पोटेंशियल। जनरली हम जीरो लेते हैं, नेगेटिव वाले को जीरो पोटेंशियल लेते हैं, यानी कि जीरो पोटेंशियल हो जाता है। ये मैंने बोल दिया अगर ये बैटरी मान लो 12 वोल्ट की है तो मैं बोलता हूं ये 12 वोल्ट पोटेंशियल और ये 0 वोल्ट पोटेंशियल है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मतलब अब होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जब कोई डिफरेंस होता है तो हमेशा फ्लो तो करेगा ही। जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, अब यहां पे मैं एक और ग्लास रख दूं, ठीक है, और बीच में एक पाइप कनेक्ट कर दूं, वो खाली ग्लास है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है, वहां तो पानी ही नहीं है, तो धीरे धीरे करके पानी इधर शिफ्ट होता रहेगा। कब तक? दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों इक्वल ना आ जाए। भाई इसका पानी थोड़ा कम होएगा, इसका पानी थोड़ा इंक्रीज होएगा, जब तक कि दोनों ग्लास में पानी बराबर ना हो जाए तब तक वो मूव करता रहेगा। यानी कि ये हाई पोटेंशियल पे था, अभी ये लो पोटेंशियल पे है। जब तक ये फ्लो चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। नीचे लगा दे तो नीचे से ऐसे करोगे तभी भी मूव करेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। बराबर जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे वैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब स्टॉप हो जाएगा मतलब क्या है इसका? कि दोनों में बराबर पोटेंशियल आ गया। अब ठीक है, यहां से अगर कोई खेल रहा है, यहां से मैं पावर लगा रहा हूं, सामने से कोई पावर लगा रहा है, ठीक है, अगर मेरे में पावर ज्यादा है तो मैं उसको पीछे मूव कर दूंगा, वहां पे कोई और थोड़ी सी पावर ऐड कर दी, और थोड़ी सी ऐड कर दी, जब तक वो ऐड करता रहेंगे जब तक हम दोनों की पावर क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। जैसे इक्वल हो जाएंगे तब कोई मूव करेगा? एक जगह पे रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। समझ में आ रही चीज? तो सेम चीज करंट भी देखता है। भाई करंट को दिख रहे हैं दो पोटेंशियल, दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि भाई चार्ज को मूव करने में उसने कितना वर्क डन किया, उसी को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज करंट के टर्म में। समझ में आ गई चीज? ठीक है, अब मैं ये बोल दूं कि ये 6 वोल्ट है और ये भी 6 वोल्ट है, अब कहां से कहां फ्लो करेगा? कहीं फ्लो करेगा कुछ? अब करंट ही फ्लो नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक तुमने सर्किट डायग्राम बनाई, सर्किट हाँ तो भी फ्लो करेगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ ना 0.1 वोल्ट का, पॉइंट कुछ तो है, वो बात अलग है कि कम करंट फ्लो करेगा, फ्लो तो करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं कुछ ऐसे टाइप का सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया 4 ओम, ये बोल दिया मैंने 8 ओम, ये बोल दिया मैंने 8 ओम, ये मैंने बोल दिया 16 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी एक वायर जा रही है। ठीक है,
अब ये इस वायर पे ना कवरिंग नहीं है, इस वायर पे कवरिंग नहीं है, मैंने यहां से सर्किट ऑन कर दिया, यहां पे करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है। अब करंट आराम से जाएगा, मैं तुम्हें बोला इस वायर में कवरिंग नहीं है, ठीक है, विदाउट कवरिंग वायर है, मैंने बोला इसको पकड़ के दिखाओ, तुम क्या करोगे, पकड़ोगे, पकड़ लेना, कुछ नहीं होएगा, कुछ ही नहीं होएगा, मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, बिल्कुल, इन दोनों का जो रेसिस्ट है, तो क्या हो गया, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, व्हीटसन नहीं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये केवीएल केसीएल रूल से होता है, 12th क्लास में जाओगे तब तुम इसे स्टडी करोगे। 4/8 कितना होता है, वाह 4/8 कितना होता है, 8/16 कितना होता है, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आ रहे हैं। अगर ऐसा केस हो रहा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, मतलब ये पॉइंट अगर मैं इसको ए बोल दूं और ये पॉइंट अगर इसको मैं बी बोल दूं, तो ए एंड बी सेम पोटेंशियल पे है, और अगर ए और बी सेम पोटेंशियल पे है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर कोई दो पॉइंट सेम पोटेंशियल में, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होएगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तुम इसको पकड़ के घूमने लग जाओ, करंट ऐसे जाएगा, करंट यहां फ्लो करेगा, करंट यहां फ्लो करेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। अब इसको इसके सामने भी इसको दो रास्ते दिखे, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ठीक है, इसको भी यहाँ पे दो रास्ते दिखे, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता। अब यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोल दिया यहाँ पे V वोल्ट है, यहाँ पे भी कितना होगा, V वोल्ट ही होगा। जब यहाँ पे सेम ही पोटेंशियल हो, तो यहाँ से देखेगा अच्छा ये सामने वाला तो V पोटेंशियल पे है, ये बोलेगा सामने वाला कितने पे, V वोल्ट पे है, तो दोनों सेम पोटेंशियल है, तो दोनों चली भी जाएंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो क्या बोलते हैं ये कि एक काम करते हैं, हम यहाँ जाते ही नहीं, हम सीधा कहाँ चल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो आगे निकल जाएंगे वो, लेकिन करंट नहीं लगेगा ना, फ्लो ही नहीं करेगा। भाई करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इसके अंदर करंट है, चार्ज तो है ना इसके अंदर भी, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा, पकड़ तो लिया मैंने, फ्लो नहीं कर रहा ना, चार्ज तो होगा ही, चार्ज है, चार्ज चार्ज तो सब चीज के अंदर है, करंट लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, फ्लो नहीं कर रहा। हाँ चार्ज तो भाई हर चीज में होगा ना प्रेजेंट, चार्ज चार्ज तो मेरे अंदर भी है, टच करके देख, करंट लग रहा है, नहीं लग रहा ना, क्यों, क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा बोला ना भी फ्लो नहीं कर रहा, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो हमें करंट ही नहीं लगेगा। हाँ 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 हाँ, सर्किट कंप्लीट हो भैया, तुम इसमें उंगली दे के देख लो ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से करंट जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्राउंड के अंदर शिफ्ट होएगा, ग्राउंड का क्या है, हाँ तो जूते पहनो तो है, कहाँ सुना ये, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मिट्टी के अंदर तुम्हारे पैर रहेंगे तो तुम्हें तो तुम आराम से बोल रहे हो कि अर्थ ले लो और झटका दे दो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम हवा में हो ना तो करंट नहीं लगेगा तुम्हें, तुम हवा में कूदना और स्विच में उंगली डाल देना, करंट नहीं लगेगा ठीक है, एक वायर डालना, एक ऐसे पकड़ना, जंप लेना, पकड़ना और छोड़ना, करंट नहीं लगेगा तुम्हें। हाँ तो झटका लगेगा तो थोड़ा फील ले लेना झटके का है, नहीं इतना कुछ नहीं होता, थोड़ा हल्का सा झटका लगेगा ना भाई, दिमाग खुल जाएगा झटके से। दैट इज स्टैटिक चार्ज, भाई स्टैटिक चार्ज होता है कहीं पे स्टोर हो जाए, उसको फ्लो करने का टाइम, मतलब टाइम नहीं, मतलब फ्लो करने की जगह ना मिल रही हो, तो जैसे तुम मिले, तुम्हें रास्ता मिल गया, फ्लो करेंगे तो फ्लो कर जाएगा, एक स्पार्क से साउंड होगी हल्की, जैसे टक करके आवाज आएगी नहीं नहीं स्टैटिक चार्ज होता है, समझ में आया चीज, तो ऐसा कोई सर्किट डायग्राम तुम बना के देख लेना, फिजिक्स लैब के अंदर तुम वहां पे ना रेजिस्टेंस होता है अलग अलग, ठीक है, छोटे छोटे छोटे, तुम कनेक्ट करना, बीच में एक वायर कनेक्ट करना, उसको टच करके देख लेना, ये टेस्टिंग तो टेस्टर तो हो गई ना, टेस्टर तो होगा, तो टेस्टर से टच करके करंट नहीं लगेगा उसमें, करंट होगा ही नहीं उसमें, तुम फिर हाथ से पकड़ के देखना, करंट नहीं लगेगा तुम्हें टेस्टर नहीं, एक स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है कुछ, उसके अंदर एक लाइट सी होती है, तुम जब अंदर टेस्ट करोगे ना, पीछे टच करना पड़ता है उसको, सर्किट कंप्लीट करना होता है, उसमें अगर लाइट ऑन है तो मतलब करंट है, लाइट ऑन नहीं है तो मतलब करंट नहीं है उसमें, एक येलो कलर की लाइट जलती है उसमें, ठीक है, हाँ
डाउट पूछ पूछ, डाउट कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गई चीज। ठीक है, तो इस टाइप का दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अगर है तो, हाँ कुछ भी हो, लेकिन ये रेशियो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम कुछ भी उल्टे फुल्टे रेजिस्टेंस ले रहे हो, बोल रहे हो करंट तो लग रहा है। किस टाइप का 0.2 है? इसका 1/2, इसका भी अगर 1/2 है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैंने 24 बोल दिया, यहाँ 48 होगा, अभी भी तो 1/2 है ना। रेशियो इनका सेम होना चाहिए। 0.2 क्या? ये 0.2 है, रेशियो 0.2 है, और यहाँ पे भी रेशियो 0.2 है। हाँ तो भी सेम भाई, रेशियो बराबर है ना, ये तो मैंने बोला। जैसे 0.5, हाँ तो करंट आएगा ना इसमें, तो करंट आएगा भाई, सेम फ्लो करेगा ना। फिर एक देख, अगर मान लो रेशियो अलग अलग हुआ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम होंगे ही नहीं ना, पोटेंशियल सेम होंगे नहीं, पोटेंशियल सेम, वो इक्वल होंगे तभी पोटेंशियल सेम होएगा। अगर पोटेंशियल अलग अलग तब होगा, अगर मान लो ये रेशियो सेम नहीं आ रहा तो मतलब पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है तो करंट फ्लो करेगा। समझ में आ गई चीज? ठीक है, ओम्स लॉ की बात कर रहे थे। V is directly proportional to I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू में IR, V इज इक्वल टू में IR। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, हमने देखा कि भाई जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटली देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता रहेगा। इसका ग्राफ देखते हैं। नहीं, अगर तुम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग तो सेम रहेगी, लेकिन हाँ करंट की रीडिंग कम हो जाएगी। बात करेंगे अभी। ठीक है, जब तुमने V1 वोल्ट लिया तो करंट तुम्हारे पास मिला I1, जब तुमने V2 वोल्ट लिया तो करंट तुम्हें मिला I2, जब तुमने V3 वोल्ट लिया, वोल्टेज ली, तो करंट मिला तुम्हें I3। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, तो तुम देख क्या रहे हो कि तुमने जैसे ही V1 वोल्टेज लिया तो करंट तुम्हारे पास I1 मिला, V2 मिला तो I2, V3 किया तो I3। जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे करंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज हो गया। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। R क्या है? इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि V इज इक्वल टू IR तभी होगा एट व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई रियोस्टेट एक इस टाइप की डिवाइस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस तुम्हें प्रोवाइड करती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? रियोस्टेट जो होता है, जैसे अभी बात की थोड़ी देर पहले कि मान लो कॉइल है, ठीक है, हैं? हाँ रियोस्टेट दो टाइप के होते हैं ना, एक बटन वाला होता है और एक कॉइल वाला होता है। हाँ ये जो बहुत सारी कॉइल्स होती हैं लगातार, ठीक है, तो उसमें एक ना ऐसे नॉब सी होती है ऊपर, उसको तुम स्लाइड करोगे ना, तो अभी तुम यहाँ पे हो तो रेसिस्टेंस सीधा डायरेक्टली क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तुम जैसे जैसे इंक्रीज करते रहोगे, इंक्रीज करते हो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें। तो यानी कि अ डिवाइस विच गिव्स यू वेरिएबल रेसिस्टेंस कॉल्ड एज रियोस्टेट। रियोस्टेट वो एक डिवाइस है जो तुम्हें वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, बस सिंपल सी चीज है। समझ में आ गई चीज? रेसिस्टेंस क्या होगा? तुमने एक वायर ली, वायर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, अब इसका रेसिस्टेंस तो फिक्स है ना, फॉर एग्जांपल 4 ओम रेसिस्टेंस है इसका, तो 4 ओम रेसिस्टेंस है, वो रियोस्टेट नहीं है। अगर वो 4 ओम है तो 4 ओम ही देगा, ऐसा नहीं कभी 8 दे रहा है, कभी 12 दे रहा है, कभी 16 दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा 4 ही देगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, अगर मैंने बोला ये रियोस्टेट है, यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 79 100, मान लो 100 तक दे रहा है वो, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको रियोस्टेट बोलेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब ये था V इक्वल्स टू IR, बात कर रहे थे हम। तुम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो ये वाला एंगल बन रहा है थीटा, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ये सब सेम नहीं आ रहे।
भाई एंगल सेम नहीं आ रहा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये जो लाइन है, लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। स्लोप तो समझ में आता है, स्लोप, ठीक है, स्लोप कम हो गया, इंक्रीज 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 इंक्रीज, मैक्सिमम हो गया, कम ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप हमेशा क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, कांस्टेंट स्लोप हो रहा है। यानी कि जब मैं v इक्वल टू आई आर कर रहा हूं तो जो r है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। r क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यानी कि जैसे तुम v को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट वाली चीज है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रह रहा है, इसी को हमने उस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, रेजिस्टेंस नाम दे दिया उसको, ठीक है। v इक्वल टू आई आर के अंदर जो r का हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस नाम दे दिया। समझ में आ गया। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं बोल दिया कि स्लोप ऑफ द VIR, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स यू द रेजिस्टेंस। यानी कि जो VI ग्राफ का स्लोप है वो तुम्हें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। निकालेंगे कैसे, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I2 V2, V2 I2 नहीं है, पॉइंट 1 का मतलब किसमें, नहीं जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो टेम्परेचर चेंज होता है ना, प्रैक्टिकली टेम्परेचर चेंज थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली वो स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। समझना कीजिए, टेम्परेचर अगर डिफरेंस ना हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैंने बोला ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो हो सकता थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, प्लस माइनस का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I2 V2, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I1 V1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I3 V3। अभी किसी लाइन का स्लोप हमें निकालना हो, अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता क्या है, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा हो गया y बाय एक्स, भाई tan थीटा क्या होता है, y बाय एक्स ही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर तुम्हें tan थीटा निकालना है तो तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो करोगे, ठीक है। तो यानी कि स्लोप होता क्या, tan थीटा। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना, ये तुम्हें निकालना, तो ये कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस कर दोगे तो ये आ जाएगा, V2 माइनस V1, तो ये आ जाएगा, ये पूरा V2 है, ये पूरा V2 है, ये पूरा V1 है, तो V2 माइनस V1, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर क्या लिख दिया, V2 माइनस V1। वैसे ही ये कितना हो जाएगा, ये पूरा I2 है, ये पूरा I1 है, तो I2 माइनस I1। समझ में आ रही चीजें, तो क्या हो जाएगा ये I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1 बोल सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1 बोल सकते हैं। क्या मैं रेजिस्टेंस अगर मुझे यहां से निकालना तो मैं क्या बोलता, V3 माइनस V2 अपॉन में I3 माइनस I2, ये भी तो रेजिस्टेंस ही है। अगर रेजिस्टेंस को मैं बोलना चाहूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं V3 माइनस V2 अपॉन में I3 माइनस I2, ये भी रेजिस्टेंस हमारा। कोई भी ले सकते, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। किसी भी दो पॉइंट को ले लेना और वहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, किसी भी दो पॉइंट को ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें यही दो फिक्स पॉइंट लेना है, तुम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, आंसर दोनों से क्या आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करो तो करंट इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज कर रहे हैं। इस बार हमने क्या कर दिया, इसको मिटा देता हूं, हमने मटेरियल को चेंज कर दिया। मटेरियल को चेंज करने का मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तुम V को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तुम V को डिक्रीज कर रहे हो तो करंट डिक्रीज हो रहा है। अब बारी आती है R की, जब हम R को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा, मैंने बोला जब हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, भाई V इज इक्वल टू आई आर है। हमने देखा कि तुमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बात तो की थी कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट को मेजर कर रहा है। इसमें रेजिस्टेंस कोई भी हो, ये दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है। भाई ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट पे तो
पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है। तुम रेसिस्टेंस को कुछ भी चेंज करते रहो, तुमने रेसिस्टेंस को कुछ भी चेंज किया, पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम रेसिस्टेंस को चेंज कर रहे हो तो अंदर जो फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट चेंज होगा। करंट चेंज कैसे होगा? तुमने रेसिस्टेंस को इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस क्या होती है, हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस बढ़ेगी तो करंट, हिंड्रेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा ना भाई। एक वायर के अंदर से रुकावट बढ़ गई, सामने दीवार आ गई, तो करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा करंट फ्लो। तो यानी कि तुमने रेसिस्टेंस को इंक्रीज किया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही तुमने रेसिस्टेंस को अगर डिक्रीज कर दिया, मतलब हिंड्रेंस को हटा दिया, हिंड्रेंस को कम कर दिया, तो करंट बढ़ जाएगा, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज डिक्रीज करो, उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, करंट पे आ रहा है। तुमने रेसिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज किया, उसका भी इफेक्ट किस पे आया, करंट पे आया। दोनों का इफेक्ट किस पे आ रहा है, करंट पे आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। रेसिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करने से पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। दोनों का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, करंट पे पड़ रहा है। समझ में आ गई चीज? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कैसे होता है वो चीज समझ में आ गई या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसमें फ्लो करता रहेगा करंट। हीट करेगा, बिल्कुल करेगा। डिपेंड करता है भाई। एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ये इसमें वायरिंग लग रखी होगी, सर्किट में वायरिंग लग रखी हुई, मैंने कोई ऐसा रेसिस्टेंस यहां पे लगा दिया जिसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए। अब कभी देखना एसी की जब वायरिंग होती है या फिर एक ट्यूबलाइट की वायरिंग होगी तो दोनों में डिफरेंस आता है। एक नॉर्मल सीएफएल की वायरिंग में छोटी वायरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक एसी की वायरिंग के लिए मोटी वायर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ऐसे? भाई एसी को चाहिए ज्यादा करंट, तुम छोटी सी वायर लगा दोगे, एसी चल रहा है, ज्यादा करंट लेगा, हीट करेगा, ज्यादा करंट लेगा, हीट करेगा, एक टाइम के बाद क्या होने लग जाएगा, उस वायर का इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि वो मेल्ट कर जाएगी, जल जाएगी, और थोड़ी देर के बाद एसी काम करना बंद हो जाएगा। एमसीबी देखिए घर पे, तुमने एमसीबी लगाते 32 एम्पेयर की या 64 एम्पेयर की, कोई भी लगाते, डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो तुम्हें चाहिए एम्पेयर 32 एम्पेयर करंट चाहिए, तुमने लगा दी 16 एम्पेयर वाली करंट, 16 एम्पेयर वाली एमसीबी लगा दी, चले तो गी, लेकिन चलते ही बंद हो जाएगी, एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट कितना चाहिए था, 32 एम्पेयर। तुमने लगाई कौन सी वाली है, 16 वाली, कि 16 से जैसे ही करंट ज्यादा बढ़े तो एमसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए, नीचे गिर जानी चाहिए, तो गिर जाएगी वो तो। हाँ, अगर तुम 64 वाली लगाते हो तो 32 एम्पेयर आए चाहे 40 एम्पेयर है चाहे 50 एम्पेयर आए, ट्रिप नहीं करेगी वो। एमसीबी प्रोटेक्ट करने के लिए तो होती है, पहले एमसीबी होती नहीं थी, पहले फ्यूज होते थे, और उससे पहले भी फ्यूज भी नहीं होता, तो उससे पहले क्या होता था, शॉर्ट सर्किट होता था उससे पहले। आजकल शॉर्ट सर्किट बहुत कम हो चुके हैं ना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही क्या होने लग जाता है, शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही भाई मान लो ये ट्यूबलाइट है, आजकल तो जो एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं ना उसके अंदर भी फ्यूज आने लग गए। हर एक डिवाइस का सबसे पहले एक फ्यूज के अंदर से करंट पास करता है। अगर फ्यूज ने चेक किया कि भाई इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नॉर्मल है, कि भाई हाँ आराम से वर्क कर सकता है, तो वो क्या करेगा, पास करवा देगा उसमें से। जैसे उसको लगेगा कि भाई हाँ ये सफिशिएंट नहीं, उससे ज्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो फ्यूज की जो वायर होती है वो नीचे से ब्रेक हो जाएगी, तो काम करना बंद। तुम क्या करोगे, फ्यूज को निकालोगे, दूसरा फ्यूज चेंज करोगे और आराम से वर्क करवा दोगे। हाँ, वो हर एक डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम आता है, क्योंकि फ्यूज आता है 5 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, इतना सा आता है, बहुत सस्ता सा, 5 रुपए का आता है फ्यूज। हाँ, वो फ्यूज ही होता है वो, ठीक है। वो फ्यूज आएगा 5 रुपए का, ठीक है, उसको तुम यूज करोगे, अगर मान लो खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, एसी तो या ये फ्रिज या फिर टीवी तो खराब तो नहीं होगा। हम बोलते इसका फ्यूज उड़ गया, फ्यूज चेंज कर दो, बाजार से लाना 10 रुपए का 5 रुपए का फ्यूज, कनेक्ट करना और चला लेना दोबारा। हाँ, वो इसीलिए होती ना, है बिल्कुल भाई, हीटिंग से ब्रेक होगी ना, फ्यूज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस टाइप के होता है, ठीक है भाई। ये पतली वायर क्या करती है, वो यही तो करती है कि जितना अप्लायंस होता है ना, वो अप्लायंस के हिसाब से डिजाइन होता है, ठीक है। अगर अप्लायंस में ज्यादा करंट चाहिए थोड़ी सी मोटी वायर होगी, नहीं तो अप्लायंस में कम करंट चाहिए तो पतली वायर होगी। अब मान लो अप्लायंस में ज्यादा करंट आ गया तो क्या करेगा ये, अभी आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन, जब हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर देखेंगे कि भाई मान लो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा, हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होगा तो अप्लायंस काम करना
बंद हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा। हाँ फ्यूज लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो तुम। भाई फ्यूज मैंने बताया ना एक्सटेंशन, ये जो ये नॉर्मल स्विच है इनमें भी फ्यूज आने लग गया आजकल तो, एमसीबी वगैरह। ये झेलता नहीं है, एक अपने आप को मार लेता है, बोलते मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन सेक्रीफाइस कर देता अपने आप को कि भाई मैं खराब हो जाता हूँ लेकिन मेरा जो अप्लायंस है वो बचा रहेगा। ठीक है, ये एमसीबी क्या करती है, एमसीबी अपने आप को ही बचाती है, सर्किट को ही बचाती है। ये क्या करता है, अपने आप को नहीं बचाता है, अपने आप को मार लेता है, खत्म, और अप्लायंस को लेकिन बचा लेता है। हाँ एमसीबी, भाई एमसीबी ऐसा नहीं है ना कि एमसीबी तो 32 एम्पेयर 64 एम्पेयर, अब हर एक चीज में 32 एम्पेयर करंट थोड़ी फ्लो करेगा, हर एक डिवाइसेस के इंडिविजुअली फ्यूज भी होता है कि जो वो डिसाइड करेगा कि इसको कितना करंट चाहिए। ठीक है ना। नहीं, जब तुम फ्यूज बोलोगे तो जनरली पूछ लेगा कि भाई कहाँ पे लगाना है तुम्हें फ्यूज, तो कभी कोई बड़े बड़े फ्यूज भी आते हैं, कोई छोटे फ्यूज भी आते हैं, अलग अलग टाइप के फ्यूज आते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी चीज कैसे होती है। समझ में आ गया, ओम्स लॉ समझ में आ गया। ठीक है, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी वो भी चीज क्लियर होगी। सर्किट डायग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्राफ कैसे बनेगा, वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। मैंने यहाँ पे लिखा ना V इक्वल्स टू आई आर, तभी एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि ये जो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा जब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, तो ये चीज थी आज की इलेक्ट्रिसिटी वाली। ठीक है, ओम्स लॉ वाली। आगे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में क्या होता है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है वो भी चीज देखेंगे। ठीक है, फिर हीट आएगा, पावर आएगी, सब चीज आएगी। ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में तुम ना थोड़े बहुत V इक्वल्स टू आई आर से रिलेटेड थोड़ा इसको पढ़ के आना, बुक से रीड कर लेना, या कोई अलग से रेफरेंस बुक हो तुम्हारे पास, रेफरेंस बुक कर लेना, नोट्स रिवाइज कर लेना, नोट्स नोट्स रिवाइज करके आना। ठीक है। ठीक है फिर। हाँ हाँ, क्या हो गया सर, ऑफ कर दो।